मित्रों नमस्कार, मैं आयुष कुमार पांडे आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की क्लास में हम लोग कोहल वर्ग, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की से संबंधित पूरी प्रैक्टिस सेट को साथ में लेके आए हैं। तो देखिएगा, आज बहुत मजा आने वाला है जीन पियाजे के सवाल को देख करके। देखिएगा, पहला सवाल स्क्रीन के सामने आपके लिखा हुआ है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक पाक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है। देखिएगा, 4 अवस्था इसमें दिया गया है। पहला है 4 से 8 साल, दूसरा जन्म से 2 साल, 2 से 7 वर्ष और 5 से 8 वर्ष। तो पाक संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? तो सबसे पहले मित्रों ये ध्यान दीजिएगा कि पाक संक्रियात्मक अवस्था का मतलब होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पाक संक्रियात्मक, प्राक संक्रियात्मक, प्राक संक्रियात्मक का अर्थ होता है मित्रों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और ये जो अवस्था होती है मित्रों, ये होती है 2 से 7 वर्ष। तो आप देखिएगा कि 2 से 7 वर्ष किस अवस्था में है, किस ऑप्शन में है। तो यहां पर देखेंगे कि 2 से 7 वर्ष तीसरे ऑप्शन में है। और यहां पर आप ये भी देखेंगे कि 4 से 8 वर्ष जीन पियाजे में कोई अवस्था ही नहीं होती है। जन्म से 2 वर्ष तक यह कौन सी अवस्था है? संवेदी गामक अवस्था कहलाती है। संवेदी गामक अवस्था कहलाती है, अवस्था कहलाती है। और 5 से 8 वर्ष भी मित्रों कोई अवस्था नहीं होती है। इसलिए आप देख रहे हैं कि यहां पे ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। तो इसका पहले का जो आंसर होगा सी होगा। हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे, बहुत अच्छा सवाल ये भी है मित्रों। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तु को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। पहली बात तो यह बात समझिएगा, ये जो शब्द है अनुबंधन, अनुबंधन क्या होता है आपको पहले ही बता दिया गया था कि अनुबंधन के जो जनक हैं, अनुबंधन के जो जनक है मित्रों पावलोव है। अनुबंधन का जनक कौन है मित्रों? अनुबंधन का जनक जो है, अनुबंधन का जनक है पावलोव। अर्थात इन्होंने सीखने का एक सिद्धांत दिया था। अनुबंधन, जिस क्रिया की पुनरावृत्ति बार बार होती है, तो बार बार होने वाली पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंधन का निर्माण होता है। क्रिया की पुनरावृत्ति बार बार होगी तो अनुबंधन होगा। वहीं पर सीखना भी होता है, तो अनुबंधन का मतलब सीखना। तो यहां पर देखिए, बालक जो है काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तु को देखकर डरने लगता है। मतलब काली वस्तु की चाहे गाय हो, चाहे काली वस्तु, चाहे काला रंग का कुत्ता हो, चाहे काला वस्तु हो, देखकर कुत्ता क्या होता है? डरने लगता है। तो यहां पर काली गाय अर्थात गाय, कुत्ता और वस्तु, ये उद्दीपक कहलाते हैं। तीनों क्या कहलाएंगे? उद्दीपक कहलाएंगे। और ये उद्दीपक में क्या हो रहा है? उद्दीपक में क्या हो रहा है? उद्दीपक में सामान्यीकरण हो रहा है कि चाहे वो गाय हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे वस्तु हो, उस काली वस्तु से बालक क्या कर रहा है? वो डर रहा है। डरने का मतलब सबको एक समान भाव दे रहा है। इसलिए यहां पर क्या हो रहा है? उद्दीपक सामान्यीकरण बनेगा। अब यहां पर एक शब्द देखिएगा, अनुक्रिया सामान्यीकरण लिखा है। अनुक्रिया का मतलब होता है क्रिया के बदले की जाने वाली क्रिया अनुक्रिया कहलाती है। तो यह क्रिया नहीं हो रही है, बल्कि क्या हो रहा है? उद्दीपक को देखकर सबको सबसे डरने लगना, ये हो रहा है। अनुक्रिया अनुबंधन, तो यहां पर अनुक्रिया भी नहीं होगी, उद्दीपक सामान्यीकरण होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहां पे आंसर आपका सी इज करेक्ट आंसर। तो याद रखेंगे, दूसरे सवाल का सी वाला मतलब तीसरा आंसर सही हो रहा है। मित्रों, हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? अर्थात पूर्व संक्रियात्मक, क्रियात्मक को ही संक्रियात्मक बोलते हैं।
तो पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। जब 2 से 7 वर्ष की अवस्था का बालक होता है तो वो कौन सी विशेषता 2 से 7 वर्ष के बालक में होती है? 2 से 7 वर्ष के बालक की जो अवस्था होगी उसमें देखिए कौन सी विशेषता होगी? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुक्रमणीयता या वर्तुल प्रतिक्रिया। क्या होगी मित्रों? तो यहां पर देखना है, सबसे पहले पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को हम लोग देखेंगे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है उसका क्या अर्थ होता है। इस अवस्था में 2 से 7 वर्ष का जो बालक होता है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो विशेषता होती है हम लोग उससे संबंधित यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिएगा इसमें डी वाला जो ऑप्शन है, डी वाला जो ऑप्शन है, डी में वर्तुल प्रतिक्रिया, सी में विचारों की अनुत्क्रमणीयता और विलंबित अनुकरण, लक्ष्य निर्देशित। तो यहां पर देखिएगा अनुत्क्रमणीयता एक शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अनुत्क्रमणीयता। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल का बालक, एक होता है उत्क्रमणीयता, एक होता अनुत्क्रमणीयता। तो यहां पर 2 से 7 वर्ष के बालक में विचारों में क्या होने लगती है? अनुत्क्रमणीयता आ जाती है। यही जो होता है इस अवस्था में बालक के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑप्शन के आधार पर। तो यहां पर बी वाला, सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की क्या है? विशेषता है। तो इसको भी हम लोग को याद रखना है कि यहां पर कैसे जो है होता है, क्योंकि आप लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो आपने पढ़ी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है, यह 2 भागों में विभाजित है मित्रों। और पहली अवस्था कहलाती है पूर्व प्रत्यात्मक काल और इसी का दूसरा भाग कहलाता है अंत प्रज्ञ काल। क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में। एक को आप बोलते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक, और दूसरा जो होता है संक्रियात्मक, और दूसरा जो होता है अंत प्रज्ञ काल होता है, अंत प्रज्ञ काल। अब यहां पर 2 से जो है 4 वर्ष तक की अवस्था जो है पूर्व संक्रियात्मक, और 4 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है वो अंत प्रज्ञ काल की अवस्था होती है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। और अनुत्क्रमणीयता का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है, 2 से 2 वर्ष का हो जाता है तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था में पहुंच जाता है, और इस अवस्था में जाता है तो उसकी एक विशेषता होती है अनुत्क्रमणीयता, और जब वो मूर्त संक्रियात्मक में पहुंचता है तो उत्क्रमणीयता होती है। तो यहां पे याद रखना है, सी वाला आंसर सही होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिएगा चौथा सवाल जो है ये भी बहुत अच्छा सवाल है। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? मूर्त संक्रियात्मक, अभी आपने पहली बात तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय सीमा जानिए। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होगा वह होता है 7 से 11 साल, 7 से 11 वर्ष तक। अब देखिएगा, अब हम लोग इसकी विशेषता करते हैं कि जब बच्चा मूर्त देखने लगता है तो मूर्त चिंतन भी इस अवस्था में करना शुरू कर देगा। जब मूर्त चिंतन करना शुरू कर देगा तो वह धीरे धीरे वस्तुओं को अपने मस्तिष्क में रखना भी शुरू कर देगा। तो बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें से 2-3 विशेषता यहां पे लिखी है। और कौन सी विशेषता सही होगी? अस्थगित, मतलब स्थगित है यहां पे, स्थगित अनुकरण, पदार्थ अस्थायित्व, पदार्थ अस्थायित्व पहला है। दूसरा प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, संरक्षण, कक्षा समावेशन। 4 ऑप्शन बना है मित्रों। तो यहां पर देखना है कि कौन सा आंसर यहां पे हमारा सही होता है। हमने आपको बताया कि इस अवस्था में बालक मूर्त चिंतन करने लगता है तो वस्तुओं को अपने मस्तिष्क में संरक्षण करना भी क्या कर लेता है? शुरू कर देता है। तो यहां पर एक ऑप्शन आप देखिएगा, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा क्या करता है? संरक्षण करेगा, और क्या करेगा? समावेशन करेगा। यह आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपने देखा है कि अनुत्क्रमणीयता कहां होती है? पूर्व संक्रियात्मक में होती है, इसलिए बी वाला गलत हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा स्थगित अनुकरण, स्थगित अनुकरण यहां नहीं होगा, यहां पे अनुकरण की प्रक्रिया होगी क्योंकि बच्चा संरक्षण करने लगा है। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक, जो तर्क की बात होती है बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक में करता है। तो यहां पर यह भी आंसर नहीं होगा मित्रों, सी वाला भी आंसर एग्जैक्ट कौन सा होगा? डी होगा।
इसलिए याद रखना है डी आंसर यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखिएगा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवस्था में विकसित होता है? यह भी बहुत अच्छा सवाल है। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवस्था में विकसित होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करने लगता है? बालक कैसा तर्क प्रस्तुत करता है? बालक परिकल्पित निगमनात्मक तर्क प्रस्तुत करने लगता है। निगमनात्मक तर्क प्रस्तुत करने लगता है। तो याद रखना है आंसर कौन सा सही होगा? यहां पर सी वाला सही होगा। मूर्त में आगमनात्मक होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और संवेदी गामक में इंद्रिय गामक या संवेदी, इसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बच्चा इस अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो इसलिए आंसर कौन सा सही हो रहा है मित्रों? सी वाला सही हो रहा है। अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा सवाल नंबर नेक्स्ट, अगले सवाल पे हम लोग देख रहे हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित चरण नहीं है? तो पहला जो है आपको पता ही है कि इंद्रिय गामक अवस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और यहां पर मूर्त संक्रियात्मक होना चाहिए, बल्कि उसी के जगह पे लिखा है उत्तर संक्रियात्मक, और एक होता है अमूर्त संक्रियात्मक। तो यहां पर सी वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट हो जाएगा। ऐसे ही सवाल एग्जाम में बनते हैं मित्रों और गलत हो जाता है। हम उत्तर को देखिए, उत्तर को हम ये भी सोचेंगे हो सकता है मूर्त ना हो, केवल उत्तर हो, तो यहां पे कंफ्यूजन बनने लगता है। लेकिन याद रखिएगा उत्तर संक्रियात्मक कुछ नहीं होता, बल्कि मूर्त संक्रियात्मक होता है और अमूर्त संक्रियात्मक होता है। तो आंसर हमारा कौन सा नहीं है पूछा है? तो नहीं है, तो यही नहीं है, यही हमारा आंसर एग्जैक्ट होगा, सी वाला, और बाकी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, अमूर्त चिंतन द्वारा, भाषा के नए सीखने द्वारा, मूर्त चिंतन द्वारा। अब देखिएगा, मैंने कहा कि जो पहली अवस्था होती है मित्रों उसको संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंसर मोटर, संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। और संवेदी गामक अवस्था को ही इंद्रिय गामक भी कहा जाता है। तो इंद्रिय गामक इसे बोलते हैं। तो इंद्रिय गामक बोलेंगे तो क्या होगा? यहां पर इंद्रिय गामक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंद्रिय गामक। तो इंद्रिय गामक आपको पता है कब से कब तक होता है? जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होता है। तो इस ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि इंद्रिय गामक पहले में है, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। इंद्रियां कितनी होती हैं? ज्ञान इंद्रिया। इंद्रिय का मतलब ज्ञान इंद्रिया, संवेदी मतलब सेंसर, सेंसर का मतलब होता है संवेदना। तो हमारी जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं वो 5 होती हैं। पहला आंख, दूसरा नाक, तीसरा जीभ, चौथा आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। मेरी बात समझिएगा, आंख से देख करके, नाक से सूंघ करके, जीभ से चख करके, कान से सुन करके और त्वचा से स्पर्श करके बालक किस अवस्था में? इंद्रिय गामक अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति करता है। मित्रों ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? यहाँ पे पहला, और बाकी यहाँ पे तीनों क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि इस अवस्था में बालक बाह्य वातावरण के बारे में नहीं जानता है, इसलिए वह चिंतन नहीं करता है। भाषा के नए सीखे गए शब्दों के बोध के द्वारा नहीं करता, क्योंकि भाषा आती नहीं। जिन पियाजे ने कहा है कि जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष के बीच में होगा, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है जन्म से 2 वर्ष तक, तो वह अपने विचारों के माध्यम से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है, वहां पे भाषा का प्रयोग वो नहीं करता है। तो आंसर में कौन सा सही हो रहा है? पहला सही होगा। मित्रों कंटिन्यू करते हैं अगले सवाल पर। जिन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है? पूर्व प्रत्यात्मक काल किससे संबंधित है?
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को दो भागों में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को दो भागों में विभाजित किया गया है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व प्रत्यात्मक और दूसरा है आंत प्रज्ञ काल। ये दो अवस्थाएं हैं। पूर्व प्रत्यात्मक, पहले को क्या बोलते हैं? पूर्व प्रत्यात्मक। दूसरे को क्या बोलते हैं? ये 2 वर्ष से लेकर के 4 वर्ष होता है और 4 से लेकर के 7 वर्ष होता है। मित्रों तो इसको ध्यान देना है कि 2 से 4, 4 से 7 वर्ष तक होता है। आपसे पूछा गया कि पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है। आंसर लगा दीजिए मित्रों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। आंसर यहां सी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। तार्किक चिंतन करना मतलब वो सोचता है, सोच शुरू कर देता है। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक चिंतन कर सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। सेंसरी तंत्रिका तंत्र, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया, औपचारिक संचालन प्रक्रिया। 4 ऑप्शन दिया गया। पियाजे के, देखिएगा ये जो सवाल है 9वां नंबर का सवाल है। यहां पर घटना और वस्तुओं के बारे में जब बच्चा सोच रहा है, तो बच्चा जब घटना और वस्तु के बारे को देखता है तो वस्तुएं और घटनाएं हमेशा सामने होती हैं, अर्थात किस रूप में होती हैं बताइए? तो होगा ये कंक्रीट ऑपरेशनल में होता है, अर्थात मूर्त संक्रियात्मक में होगा। किस अवस्था में होगा? मूर्त संक्रियात्मक में। बच्चा मूर्त देखेगा, मूर्त को देख करके उस पर अपने चिंतन को व्यक्त करेगा। ऐसी अवस्था को ही हम क्या बोलते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। अब आपके सामने यहां यही बात समझना, घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से कब सोच सकता है? जब वो उस पर चिंतन करना शुरू कर देगा। तो किस अवस्था में होती है? वह होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। वो सेंसरी मतलब संवेदी में नहीं होगा। प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया नहीं हो सकती, प्री ऑपरेशनल में नहीं हो सकता है। और औपचारिक में तो वो मूर्त अमूर्त दोनों करता है। फॉर्मल जो ऑपरेशन है उसमें दोनों काम करता है, मूर्त अमूर्त दोनों। अगर इन दोनों में से अगर ये होता तो यही सही होता। जब दोनों है तो मूर्त को लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा। पतंग को उड़ते देखकर उसने कहा कि चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने यह कहा यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखता है किसका? सम्मिलन का, समायोजन का, संरक्षण का, वस्तु का प्रदर्शन। आप देख रहे होंगे समायोजन की जो प्रक्रिया होती है, समायोजन पूर्व ज्ञान के आधार पर क्या हुआ कि एक बच्ची, उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं। बच्ची क्या जानती थी? कि चिड़िया होती है। चिड़िया जो आसमान में उड़ती है, बच्ची ये जानती थी कि चिड़िया होती है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। और पतंग को देखकर उसने यह कहा कि देखो उसने कहा कि चिड़िया को तो देखो। तो उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है। यह उदाहरण किसका है? समायोजन का है। वो क्या कर रही है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में समायोजित कर रही है। और पूर्व ज्ञान को जब नए ज्ञान में समायोजित करेंगे तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है मित्रों? समायोजन कहलाती है। तो यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, समायोजन कहा जाएगा। अब हम लोग अगले सवाल पर चल रहे हैं। सवाल बड़ा है लेकिन सवाल बहुत मजेदार है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। एक शिक्षिका को एक समान गिलास को प्रदर्शित करती है। एक शिक्षिका 2 एक समान गिलास प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिसमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को समायोजन, विकेंद्रीकरण, अहम केंद्रता, पलटावी, अर्थात बच्चों को
पलटावी कठिनाई है। पलटावी कठिनाई का मतलब समझिएगा, यहां पे पलटावी होता है। जिन पियाजे की लेक्चर में मैंने आपको पलटावी के बारे में बताया है। पलटावी क्या है थोड़ा उसे भी देख लें। पलटावी देखेंगे तो चीजें और भी क्लियर होगी। जब बच्चा मुख्य बिंदु से कहीं जाता हो और दोबारा अपने उसी बिंदु पर न लौट पाता हो, तो इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? पलटावी बोलते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा यह क्रिया कहां पे हो रही है? दो गिलास, एक शिक्षिका, दो समान गिलास, एक गिलास ये है और एक गिलास ये है, दो गिलास दिया, दो गिलासों में प्रदर्शित करती है जो जूस की एक समान मात्रा से भरी है। अगर यहां तक जूस भरा हुआ है मित्रों दोनों में, तो यह एक समान गिलास हुआ। भरा हुआ है वह उन्हें दो गिलास में खाली करती है। अब इसको दो गिलास में खाली करना है, उसको गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं। अब इसमें यहां पे ध्यान देना है कि वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिसमें एक गिलास क्या है? लंबा है और दूसरा चौड़ा है। एक गिलास लंबा और दूसरा गिलास चौड़ा है, यहां दोनों में खाली करना है। वह बच्चे को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज्यादा है। तो बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को कौन सी कठिनाई है? तो आप बोलेंगे पलटावी का, कि जूस तो सेम था लेकिन जब इसमें बदला और इसमें बदला तो चौड़े वाले में जूस जो है फैल गया और लंबे वाले में जूस ऊपर तक भर गया। तो लड़का क्या बोला? कहा कि मैडम इसमें जूस ज्यादा है लेकिन जूस दोनों में क्या है? समान है। तो यह उसमें कौन सी कठिनाई है? बच्चों में पलटावी की कठिनाई है मित्रों, याद रखना है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, 12वां नंबर का सवाल। 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं, मतलब इंद्रियों से सोचते हैं, जब इंद्रियों से सोचेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होगा? पूर्व संक्रियात्मक, इंद्रिय जनित गामक, अमूर्त संक्रियात्मक, तो इंद्रिय जनित गामक स्तर। तो यहां पर याद रखना है इंद्रिय जनित गामक स्तर बी वाला सही होगा मित्रों, और बाकी नहीं होगा, क्योंकि इसी अवस्था में बालक आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से क्या करता है? ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो यह आंसर कौन सा होगा? बी वाला। अगले सवाल पे चलते हैं, आसान सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे लिखा हुआ है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? सभिप्राय व्यवहार, वस्तु अस्थायित्व, समस्या समाधान प्रयोग करना। यहां पर देखिएगा, केवल एक पॉइंट समझिएगा, सभिप्राय व्यवहार से कोई मतलब नहीं है। समस्या समाधान यहां पे हो नहीं रहा है, प्रयोग करना हो नहीं रहा है। क्यों? छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना वस्तु अस्थायित्व कहलाता है। क्या कहलाता है? छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ कर निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु में क्या है? वस्तु अस्थायित्व का गुण आ गया। वस्तु अस्थायित्व का गुण बालक में आ गया। वस्तु अस्थायित्व का सेंस क्या है मित्रों? कि जब बच्चा के हाथ से मोबाइल छीन लेती है मां, तो बच्चा बार बार उस वस्तु को पाने की कोशिश करता है, उसे खोजता है और अंततः निकाल लेता है। जैसे छोटे बच्चे को मोबाइल दे दीजिए और मोबाइल देने के बाद उसे छीन लीजिए, बच्चा तब तक उसी मोबाइल के लिए रोता है जब तक उसे वो पा नहीं जाता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? वस्तु अस्थायित्व। वस्तुएं आंख से ओझल होने के बाद भी वस्तु का अस्तित्व बना रहे, वस्तु अस्थायित्व कहलाता है। इसका मतलब लिख दे रहा हूं, समझिएगा। वस्तुएं आंख से ओझल होने पर भी वस्तु का अस्तित्व बना रहे वस्तु अस्थायित्व कहलाता है। बच्चे की मां उसके सामने नहीं होती है मित्रों,
फिर भी उस माँ की मूर्त उसके मस्तिष्क में हमेशा नाचती रहती है, वस्तु स्थायित्व कहलाता है। छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य दक्षता प्राप्त करने में लगा है, तो वो वस्तु स्थायित्व कहलाता है। मित्रों यही आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। तार्किक रूप से बोल रहा है, वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। वस्तुओं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी। तो सबसे पहले दो अवस्था को काट दीजिए। इन दो अवस्थाओं में बालक तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत यहां से होती है मूर्त अवस्था से, लेकिन वो जो अमूर्त होगी, जो औपचारिक अवस्था होगी, इसमें मूर्त और अमूर्त दोनों करती है, इसलिए यह भी नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? सी वाला। तो यहां पे आंसर सी बनेगा। मित्रों बहुत ही अच्छा सवाल है, 14वें नंबर का। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, सवाल नंबर 15। पियाजे के अनुसार 7 से 12 साल की उम्र के विकास की अवस्था को कहा जाता है। सबसे पहले मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी। संवेदी पेशी जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 वर्ष से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, और ये 11 से लेकर के 15 वर्ष तक या 15 से ऊपर ये अवस्थाएं हैं हमारी, तो इनको याद रखना है। अब आंसर देख लीजिए, 7 से 12 किसमें है? तो 7 से 12 इसमें कोई नहीं, तो निकटतम आंसर मार दीजिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसमें आंसर बनेगा। कोई समस्या नहीं, आसान सवाल है। ऐसे सवाल बार बार बन रहे हैं एग्जाम में, इसी पर फोकस ज्यादा करना है। अब देखिएगा, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंद को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। ये कोहलबर्ग के सवाल से है, कोहलबर्ग कह रहा हूं, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंद को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिन्यास, दंड एवं आज्ञा पालन अभिन्यास, सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिन्यास। दवाई की चोरी किया, वो कह रहा है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंद को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। यदि वह दवाई का चोरी कर लेगा, नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा, और जब वह पकड़ा जाएगा तो उसे क्या किया जाएगा? जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? यह भी बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल को आप लोग अच्छे से ध्यान देकर के देखें, क्योंकि यह सवाल हमेशा एग्जाम में इस तरीके से पूछा गया। 2-3 बार यह सवाल आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो मित्रों इन सवालों पे हम लोग को फोकस करना है। यह बहुत ही अच्छा सवाल है जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अब हमने आपको कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ाया था, और यहां पर बात हो रही है दंड पालन की, दंड और आज्ञा पालन की। दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं चोरी करनी चाहिए? क्योंकि वह चोरी करेगा तो उसे पकड़ा जाएगा तो जेल भेज दिया जाएगा, और जेल भेज देना ही किसको प्रदर्शित करता है? दंड को। इसलिए उसे आज्ञा पालन करना चाहिए। यह किस अवस्था में बालक के दिखता है? तो यह दिखता है दंड एवं आज्ञा पालन विन्यास, दंड और आज्ञा पालन में दिखता है। सामाजिक क्रम विन्यास में नहीं है, सार्वभौमिक नैतिकता में नहीं है, यांत्रिक उद्देश्य विन्यास में नहीं है। अब मेरी बात समझिएगा, जो 4 अवस्था, जो इनकी 3 अवस्थाएं हैं कोहलबर्ग की, इन 3 अवस्थाओं को देख लीजिएगा। पहली अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इनकी जो 3 अवस्थाएं हैं, कोहलबर्ग की 3 अवस्थाओं की बात हम लोग पहले कर लेते हैं कि जो इनकी 3 अवस्था है वो कौन कौन सी 3 अवस्था है। पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर, पहली अवस्था कौन सी? पूर्व परंपरागत स्तर है। दूसरा
परंपरागत स्तर है, और तीसरा उत्तर परंपरागत स्तर है। उत्तर परंपरागत स्तर, ये 3 प्रकार के क्या है, स्तर हैं। और इन स्तर में जो परंपरागत पूर्व परंपरागत स्तर है, उत्तर परंपरागत स्तर है और पूर्व परंपरागत स्तर है, इन 3 स्तरों में दंड एवं आज्ञा विन्यास जो होता है, इसमें आंसर सही होगा। बाकी 3 क्या हो जाएंगे, हमारे गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से इन सवाल को देखना है। अगला हम लोग चलते हैं, अगली बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोलबर के किस स्तर को बताता है? तो यहां पे देखिएगा, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले 3 अवस्था बताई थी। पहला पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, तीसरा जो है उत्तर परंपरागत स्तर। तो यहां पर जो है वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। तो सजा का जो डर होता है वो पूर्व परंपरागत स्तर में होता है। पूर्व परंपरागत स्तर जो है दंड एवं आज्ञा पालन, दंड एवं आज्ञा पालन विन्यास इसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर के अंतर्गत आता है दंड एवं आज्ञा पालन, दंड एवं आज्ञा पालन। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत। परंपरागत नैतिक में नहीं आएगा, उत्तर में नहीं आएगा, पूर्व संक्रियात्मक में नहीं। ये पूर्व संक्रियात्मक जो है मित्रों, यह तो जो है जीन पियाजे का है। बाकी इन्हीं तीनों में उत्तर बताना है तो आंसर पूर्व में ही मिलेगा क्योंकि आंसर यहीं पे है। अगला सवाल देखिएगा, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उनके विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है? तो अहं केंद्रित निर्णय, परस्पर एकरूपता अभिमुखी, व्यक्तिकता व विनिमय अभिमुखी, सामाजिक अनुबंधन, विधि सम्मत अभिमुखता। ये जो सवाल है ये भी बहुत अच्छा सवाल है, कोहल वर्ग का सवाल है मित्रों। तो कोहल वर्ग ने अपने सिद्धांत में यह बताया है कि जो 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, एक होती है पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर, पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर, पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर पहली होती है। दूसरा होता है परंपरागत और तीसरा होता है उत्तर परंपरागत। यहां पर ध्यान देना है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस सिद्धांत एवं उसके विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है? कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है? अब देखिएगा, यहां पर जो आप देखिए अहंक आत्म केंद्रित निर्णय, ये तो उसमें होता है क्योंकि बच्चा जो है स्वार्थी होता है तो पहले स्तर में आ जाता है, पूर्व परंपरागत में आता है। परस्पर एकरूपता अभिमुखी, ये भी इनके स्तर में आ जाता है। सामाजिक अनुबंधन, यह उत्तर परंपरागत स्तर में आ जाता है। तो ये जो है तीसरा वाला आंसर हमारा सही होगा। ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। व्यक्तिकता व विनिमय अभिमुखता, ये जो है इनके स्तर में नहीं आता है। 18वें सवाल का आंसर बनेगा सी वाला। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अब देखिएगा, भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा किनके द्वारा आरंभ की गई थी? तो यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, पियाजे द्वारा, चोम्स्की द्वारा, वाइगोत्स्की द्वारा और स्किनर। वाइगोत्स्की को ध्यान दीजिएगा, वाइगोत्स्की ने कहा है बालक में विकास भाषा के द्वारा होता है। पहले भाषा आती है उसके बाद विचार आता है। तो आंतरिक भाषा की अवधारणा किनके द्वारा आरंभ की गई थी? वाइगोत्स्की ने। पियाजे के अनुसार यह कहा गया कि बालक में पहले विचार आता है। और चोम्स्की ने, नोआम चोम्स्की भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित? भाषा से। तो इन्होंने कहा था ये भाषा पर सिद्धांत दिए हैं। स्किनर महोदय ने पुनर्बलन पर, किस पर? पुनर्बलन पर ज्यादा बल दिया है।
तो याद रखना है वाइगोत्स्की इसका आंसर बनेगा मित्रों, याद रखना है। ये 19वां सवाल है। 20वें सवाल को देखिएगा, निकटवर्ती विकास क्षेत्र संबंधित कहलाता है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे के सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, उसे सीखने की बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। यहां पर निकटवर्ती विकास क्षेत्र संदर्भित अर्थात यहां पर जेडपीडी को पूछा गया कि जेडपीडी क्या है। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, ये नहीं होगा। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, तो यह भी गलत हो गया, निकट विकास क्षेत्र नहीं बनेगा। सी वाला, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग से सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, तो जेडपीडी का मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। जेडपीडी का पूरा फॉर्म क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अर्थात बच्चा देखिएगा, वाइगोत्स्की महोदय ने अपने सिद्धांत में यह बताया था कि बालक में जो बालक दो प्रकार के होते हैं, एक वे बालक होते हैं जो वास्तविक बालक होते हैं और एक बालक वे होते हैं जो संभावित बालक होते हैं। तो वास्तविक बालक और संभावित बालक के मध्य के गैप को जेडपीडी कहा गया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा गया है। यहां पर लगभग संभावना दिख रही है कि कार्य लगभग स्वयं कर सकता है। कौन? बालक। अभी कर नहीं रहा है, पूरा नहीं किया है, कर सकता है, तो इसलिए यहां पे आंसर कौन सा बनेगा? सी वाला। और उसे सीखने के लिए बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, ये एकदम नहीं होगा, तो आंसर सी होगा मित्रों। आपने देखा कि यहां पर आज हम लोगों ने पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहल वर्ग से संबंधित पूरे सवालों को हल किया है। तो आप लोग इसे देखेंगे और अच्छे से हल करने की कोशिश करेंगे मित्रों। आज का सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।